हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी एनडीए की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो दून सैन्य अकेडमी में आपका स्वागत है। तो हमने एक बैच स्टार्ट किया है, फतेह बैच। उसके अंदर हम कंप्लीट एनडीए मैथ्स को सोल्व कर रहे हैं। तो हम जिस चैप्टर पर चल रहे हैं वो है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन के लिए हमने इक्विवेलेंस रिलेशन तक पढ़ लिया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, इनवर्स रिलेशंस, और उसके साथ है एक कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशंस। फिर हम उसके कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे और इस रिलेशन के चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। क्या पढ़ना है हमें? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इज ए बाइनरी रिलेशन आर ऑन सेट ए। मतलब क्या होता है? ये एक रिलेशन होता है आर जो किस पर होता है? सेट ए पर। रिलेशन है ये ए टू ए। ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं? सभी एलिमेंट जो ए और बी के ऑर्डर पेयर के अंदर आएंगे वो ए से बिलोंग करेंगे। अगर ए बी और बी ए रिलेशन में है तो उस रिलेशन में ए और बी इक्वल होने चाहिए, तभी उस रिलेशन को क्या बोला जाएगा? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोला जाएगा। इसने बोला रिलेशन के अंदर अगर आपके पास ए बी और बी ए ये दो ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, इट इम्प्लाइज कि ए और बी है वो इक्वल होना चाहिए, तभी उस रिलेशन को क्या बोला जाएगा? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोला जाएगा। चलिए इसका कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं लेता हूँ कि मेरे पास एक रिलेशन आर है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। मतलब आपके पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 है। उसके बाद आपको एक रिलेशन दिया है ए टू ए। क्लियर? कुछ रिलेशन बनाता हूँ मैं। जैसे मैंने R1 बनाया, इसमें मैंने लिखा 1 1 2 2, उसके बाद 1 2 और 2 3। फिर मैंने एक रिलेशन लिखा R2 जिसमें मैंने लिखा 1 2 एंड 2 1। फिर मैंने एक रिलेशन लिखा R3। इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है और 4 4 है। और फिर मैंने लिखा 1 2 एंड 2 1। क्लियर? उसके बाद हमें इनमें से चेक करना है कौन कौन सा रिलेशन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। तो देखिए पहली कंडीशन है कि ए बी है हमारे पास, फिर 1 से स्टार्ट होने वाला पेयर है बी सी। ए बी और बी और सी, इसका मतलब हमारे पास कंडीशन क्या थी? ए बी है और उसका अपोजिट अगर है बी ए, तो ए और बी इक्वल होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन को फुलफिल करते हैं हम। क्या है? ए बी है, ए इसको मैं ए मानता हूँ 1 को, और दूसरा भी 1 क्या है? ए है। तो फिर हमारे पास बी ए अपोजिट यही बनेगा। तो ये इक्वे एंटीसिमेट्रिक कंडीशन को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। उसके बाद ए बी है, फिर बी ए भी यही बनेगा, तो ए और बी इक्वल होगा। तो ये भी क्या कर रहा है? एंटीसिमेट्रिक की कंडीशन को अलाउड कर रहा है। उसके बाद हमारे पास 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। अगर 2 1 नहीं है तो भी इसको एंटीसिमेट्रिक माना जाएगा। अगर हमारे पास 1 2 है और 2 1 होता, फिर हम चेक करते क्या 1 और 2 इक्वल है। क्लियर? तो हम उसको एंटीसिमेट्रिक से रोक सकता था ये। लेकिन 1 2 है लेकिन बी ए बना ही नहीं। ए बी और बी ए दोनों होते हैं। उसके बाद हमें चेक करना है क्या ए और बी इक्वल है। ए बी होना चाहिए, बी ए होना चाहिए, फिर हम चेक करेंगे कि ए बी या बी ए इक्वल है या नहीं। क्लियर? फिर 2 3 है, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है। तो इस रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। क्या मैं इसको रिफ्लेक्सिव बोल सकता हूँ? 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है, सारे डबलेट नहीं है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या मैं इसको आइडेंटिटी बोल सकता हूँ? ये रिलेशन आइडेंटिटी भी नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी क्या करता है कि सभी एलिमेंट्स के डबलेट होने चाहिए और ओनली डबलेट होने चाहिए, तभी उसको क्या बोला जाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन बोला जाएगा। क्या ये सिमेट्रिक हो सकता है? 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता। क्लियर? इसका मतलब ये रिलेशन ओनली एंटी सिमेट्रिक की फॉर्म में जाएगा। उसके बाद इस रिलेशन की बात की जाए, हमने कहा कि ए है, बी है, बी है, ए है। क्या 1 और 2 इक्वल है? नहीं, 1 और 2 इक्वल नहीं है। अगर आपके पास ए बी और बी ए बन रहा है तो उस ऑर्डर पेयर का ए और बी भी इक्वल होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो सकता। क्लियर? इसका मतलब है इसके अंदर अगर डबलेट ही आती तो हम उनको क्या बोल सकते हैं? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। अगर उसके अलावा कुछ आया जिसमें ए और बी इक्वल नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे? कि वो एंटी सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। यहाँ तक तो एंटी सिमेट्रिक चलेगा। अब 1 2 के बाद क्या आया? 2 1 आया, तो हम चेक करेंगे क्या ए और बी इक्वल है? नहीं, ए और बी इक्वल नहीं है, तो इस रिलेशन को भी आप एंटी सिमेट्रिक नहीं बोल पाओगे।
क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझे होंगे कि एंटी सिमेट्रिक क्या होता है। कि अगर आपके पास रिलेशन में कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसमें ए बी और बी ए बन रहा है, अगर ए बी और बी ए के ऑर्डर पेयर बन रहे हैं तो आपको चेक करना है कि उस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट भी क्या सेम है। ए और बी अगर सेम है तो ही हम उसको क्या बोलेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे, अदरवाइज वो एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर। उसके बाद मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनवर्स रिलेशन क्या होता है। अब इनवर्स रिलेशन क्या होता है, अगर आपके पास कोई एक रिलेशन आर दे रखा है ए टू बी, तो उस रिलेशन का इनवर्स हम आर इनवर्स से डिनोट करते हैं। तो उस इनवर्स रिलेशन में बी ए नाम के ऑर्डर पेयर होंगे, बी ए टाइप की, और उस बी ए ऑर्डर पेयर का अगर मैं ऑपोजिट कर दूं तो ए बी कहाँ मिलेगा, रिलेशन में मिलेगा। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट दिया हुआ है ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। क्लियर। फिर आपके पास एक रिलेशन दे रखा है ए टू ए, और रिलेशन आपको इस तरह से बना के दिया है कि ए यहाँ है, इस पर एक रिलेशन आर काम कर रहा है, इसमें है 1 2 3 4, क्या दे रखा है 1 2 3 4, तो इसमें भी क्या होगा 1 2 3 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें भी 1 2 3 4 हो जाएगा। इसमें भी क्या है 1 2 3 4, 1 है 1 से कनेक्ट है, 2 मान लेते हैं 3 से कनेक्ट है, 3 है वो 2 से कनेक्ट है, 4 है वो 4 से कनेक्ट है। क्लियर। तो इस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर होंगे वो क्या होंगे, 1 1 हो जाएगा। फिर 2 है वो 3 के साथ कनेक्ट था, फिर 3 है वो 2 के साथ कनेक्ट था, और 4 है वो 4 के साथ कनेक्ट हो गया। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसका इनवर्स रिलेशन निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसका जो ऑर्डर पेयर है उसको कन्वर्ट कर देते हैं, 1 1 का क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 3 का क्या हो जाएगा 3 2 हो जाएगा। इसका 3 2 का क्या हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, और इसका 4 4 का क्या रहेगा 4 4 हो जाएगा। तो ये क्या बोला जाएगा, इसका इनवर्स रिलेशन बोला जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, जैसे कि आपके पास एक सेट रिलेशन है ए टू बी। क्लियर। तो ए के अंदर है एलिमेंट 1 2 3 4, और बी के अंदर है हमारे पास ए बी सी डी। क्लियर। तो हम क्या करेंगे कि जो रिलेशन है उसके अंदर मान लेते हैं 1 है वो बी के साथ कनेक्ट है, 2 मान लेते हैं ए के साथ कनेक्ट है, 3 सी के साथ कनेक्ट है, और 4 डी के साथ कनेक्ट है। तो इस रिलेशन का अगर आपको इनवर्स रिलेशन निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे, इनवर्स रिलेशन में ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट है उनको आप कन्वर्ट कर दोगे। तो 1 बी से क्या बन जाएगा B1 हो जाएगा, A2 से क्या बन जाएगा A2 बनेगा, 3 सी का क्या बन जाएगा C3 बनेगा, और 4 डी का क्या बनेगा D4 बन जाएगा। इसका मतलब जो रिलेशन का डोमेन था वो क्या हो जाएगा, इनवर्स का क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा। क्लियर। तो इसे में क्या पता चलता है कि डोमेन ऑफ आर किसके इक्वल होगा, रेंज ऑफ आर इनवर्स इक्वल होंगे, और जो रेंज ऑफ डोमेन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेंज ऑफ रिलेशन है वो इक्वल हो जाएगा डोमेन ऑफ आर इनवर्स। ये इनवर्स और रिलेशन में क्या होगा, रिलेशन हो जाएगा। क्लियर। इसका मतलब अगर आपके पास कोई रिलेशन ए टू बी है तो उसका आर इनवर्स कहाँ अप्लाई करेगा, बी टू ए होगा। क्लियर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, बी ए नाम के ऑर्डर पेयर होंगे, जिसमें से अगर आप उसका अपोजिट करोगे तो ए बी किस में मिलेगा, रिलेशन में मिलेगा। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि समझे होंगे कि इनवर्स रिलेशन क्या होता है। एक रिलेशन ए टू बी है तो उसका इनवर्स रिलेशन क्या होगा, बी ए टाइप का होगा, और उसका अपोजिट ए बी करोगे तो वो कहाँ मिलेगा, रिलेशन में मिलेगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, ए टू बी एक रिलेशन लिया, इसका अगर मैं इनवर्स निकालूं तो इनके ऑर्डर पेयर बी ए टाइप के हो जाएंगे, जो ए बी था वो बी ए बन जाएगा, जो ए बी था वो बी ए बन जाएगा। क्लियर। तो इनवर्स में बी ए टाइप के ऑर्डर पेयर होंगे, और उनका ऑपोजिट ए बी कहाँ मिलेगा, रिलेशन में मिलेगा। दोनों में क्या रिलेशन है, आर और आर इनवर्स में, कि डोमेन है जो रिलेशन की वो रेंज बन जाएगी इनवर्स की, और जो डोमेन है आर, रेंज है आर की, वो डोमेन बन जाएगी आर इनवर्स की। क्लियर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। वो दिया है कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन। अब ये कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन क्या होता है, लेट ए बी एंड सी बी सेट्स। मान लेते हैं ए बी और सी, हमारे पास 3 सेट दिए हुए हैं, ए है बी है और सी है, 3 सेट्स हैं। आर एक रिलेशन है वो ए टू बी है, आर रिलेशन किस में दे रखा है आपको, ए टू बी दे रखा है,
और ऐसा एक रिलेशन है वो आपको B2C दे रखा है। क्या दे रखा है? B2C दे रखा है। इसका मतलब रिलेशन R है वो सबसेट होगा A कार्टेशियन B का, और रिलेशन S है वो क्या होगा? B कार्टेशियन C का सबसेट होगा। तो कॉम्पोजिशन ऑफ R एंड S, इसको हम डिनोट करते हैं ROSC। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? R कॉम्पोजिशन S, मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ R और S का है, उसको डिफाइन करेंगे। उसमें क्या होंगे? एक सेट होगा, ROS क्या होगा? कॉम्पोजिशन ऑफ R क्या होगा? ROS होगा। वो एक सेट होगा जिसके अंदर AC नाम के ऑर्डर पेयर होंगे, और AC कहाँ से बना है? उसके बीच में देयर एग्जिस्ट ए B बिलोंग टू B, उनके बीच में उनका मीडिएटर कौन था? A और C को बनाने वाला B था, जो किस में बिलोंग कर रहा था? सेट B में। इस B के लिए क्या होगा कि AB है वो रिलेशन में होगा R में, और BC है वो सेट रिलेशन S के अंदर होगा। इसका मतलब समझते हैं इसको क्या है कि जैसे चलिए हम इसका एग्जांपल लेते हैं। A इक्वल टू देर का हमें मान लेते हैं 1 2 3 4, और B हमें दे रखा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और C दे रखा है एक्स वाई जेड और W। एक रिलेशन है R जो A टू B है। A टू B क्या रिलेशन दिया हमें? R दिया हुआ है। A में है हमारे पास 1 2 3 4, और B में दे रखे हमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा। क्लियर? और एक रिलेशन है S, वो B2C है। S जो रिलेशन है वो B2C का है, वो है रिलेशन S। ठीक है। B के अंदर हमारे पास एलिमेंट है अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, और C में है एक्स वाई, क्या दे रखा है हमें? एक्स वाई जेड और W। मान लेते हैं 1 बीटा से कनेक्ट करता है, 2 अल्फा से कनेक्ट करता है, 3 गामा से कनेक्ट करता है, 4 डेल्टा से कनेक्ट करता है। ठीक है। अल्फा है वो वाई से कनेक्ट करता है, बीटा है वो एक्स से कनेक्ट करता है, गामा है वो जेड से कनेक्ट करता है, डेल्टा है वो डब्ल्यू से कनेक्ट करता है। तो जो रिलेशन आर होगा उसमें हमें क्या मिलेगा? 1 अल्फा पेयर मिलेगा। 1 है बीटा के साथ कनेक्ट कर रहा है, 2 है वो अल्फा के साथ कनेक्ट कर रहा है, 3 है वो गामा के साथ कनेक्ट कर रहा है, और 4 है वो डेल्टा के साथ कनेक्ट कर रहा है। और एस है वो मिलेगा हमें, अल्फा है वो वाई के साथ कनेक्ट कर रहा है, बीटा है वो एक्स के साथ कनेक्ट कर रहा है, बीटा है वो एक्स के साथ कनेक्ट कर रहा है, गामा है वो जेड के साथ कनेक्ट कर रहा है, और डेल्टा है वो डब्ल्यू के साथ कनेक्ट कर रहा है। क्लियर? ये हमारे पास आर और एस दो रिलेशन है। अब हमसे जो पूछेगा, या तो वो पूछेगा आर ओ एस या पूछेगा एस ओ आर। इसको हम रीड करते हैं आर आफ्टर एस। क्या रीड करते हैं? आर आफ्टर एस। एस ओ आर को हम रीड करेंगे एस आफ्टर आर। क्लियर? तो हम आर ओ एस का मतलब है आर आफ्टर एस, मतलब पहले हम एस के पेयर उठाएंगे। एस का मैंने पेयर उठाया, पहले क्या उठाऊंगा मैं? अल्फा वाई। अब अल्फा है वो वाई के साथ कनेक्ट हुआ, अब वाई किसके साथ कनेक्ट होगा? वाई हमें कहाँ तक पहुंचाएगा? आर से। तो आर तो हमें आर के अंदर पहला पेयर में वाई है ही नहीं, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला। क्लियर? अगर मैं बीटा लेता हूँ एस का पहले, तो बीटा एक्स तक पहुंचाएगा, एक्स हमें कहीं नहीं पहुंचा रहा आर से। आर आफ्टर एस है तो पहले हमें एस के पेयर लेने हैं, गामा जेड, जेड कहीं तक नहीं पहुंचा रहा, डेल्टा और हमें डब्ल्यू दे रखा है, डब्ल्यू कहीं तक नहीं पहुंचा रहा। तो मतलब ये क्या होगा? आर ओ एस है वो एक एम्प्टी सेट होगा। क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आने वाला। एस आफ्टर आर का मतलब है पहले आपको आर के पेयर लेने हैं। तो मैं आर का पेयर लूंगा, तो आर का पेयर मैं लेता हूँ 1 बीटा। अब 1 से मैं बीटा वाली बस में चढ़ा, और बीटा ने मेरे को कहाँ पर पहुंचा दिया? एक्स तक पहुंचा दिया। 1 से मैं बीटा वाली बस में गया, एस ओ आर का मतलब आर एस आफ्टर आर, पहले आपको आर का पेयर लेना है। 1 से बीटा वाली बस में गई, बीटा ने आपको एक्स तक पहुंचा दिया, तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा? 1 से एक्स। तो एस ओ आर में हमारा पहला एलिमेंट होगा 1 से एक्स होगा। फिर मैं आर का सेकंड पेयर उठाऊंगा, वो क्या है? 2 अल्फा। अल्फा वाली बस ने हमें क्या किया? वाई तक पहुंचा दिया, तो 2 से हम कहाँ तक पहुंच गए? वाई तक। तो दूसरा होगा इसका 2y। तीसरा है 3 से आप गामा वाली बस में बैठे, गामा ने आपको जेड तक पहुंचा दिया, तो 3 से कहाँ पहुंचे आप? जेड तक। किसके थ्रू? एस आफ्टर आर। 4 ने आपको डेल्टा तक पहुंचाया, और डेल्टा ने आपको डब्ल्यू तक पहुंचा दिया, तो 4 कहाँ तक पहुंचा? डब्ल्यू तक। तो ये क्या हो जाएगा? एस ओ आर हो जाएगा, एस आफ्टर आर, और आर आफ्टर एस में एक भी एलिमेंट नहीं होगा। चलिए मूव करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पर। इक्विवेलेंट क्लास क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं।
तो इक्विवेलेंट क्लास का मतलब है कि एक रिलेशन आर विद द इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। मान लेते कोई एक रिलेशन है आर जो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दिया किसी सेट ए, देन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, तो मतलब उस सेट का कोई एलिमेंट जो ए के अंदर है उसकी इक्विवेलेंस क्लास को हम इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ए का इक्विवेलेंस क्लास, इसको रीड करते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। और इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, एक सेट होता है जिसके अंदर ए के साथ जो एलिमेंट रिलेटेड है वो ऑर्डर पेयर उसके अंदर आएंगे। तो एक्स क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, ये एक सेट होता है जिसमें एक्स एलिमेंट होते हैं और ये एक्स एलिमेंट किससे आते हैं, सेट ए से आते हैं, और ये जो एक्स होगा वो इस ए के साथ रिलेटेड होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए बोलते हैं। क्लियर, क्या होता है इक्विवेलेंट क्लास, मतलब आपके पास कोई एक इक्विवेलेंट रिलेशन है तो उसके इक्विवेलेंट रिलेशन है किस पर, कोई सेट ए पर, तो सेट ए के हर एक एलिमेंट के हम क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट क्लास निकाल सकते हैं। जैसे हमें कोई सेट का एक एलिमेंट ए उठाया तो उसका इक्विवेलेंट क्लास हमें निकालना है, तो इक्विवेलेंट क्लास को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए लिख देते हैं। तो इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए, इट इज ए सेट इन विच एक्स एलिमेंट, और ये एक्स एलिमेंट कहाँ से आएंगे, सेट ए से ही आएंगे। क्लियर, और ये एक्स एलिमेंट क्यों आएगा ए के अंदर, क्योंकि ये एक्स एलिमेंट ए के साथ रिलेटेड था। ठीक है, जो इस ए के साथ रिलेटेड होगा वो ही क्या आएगा, इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, और उसी एलिमेंट का सेट को क्या बोला जाएगा, इक्विवेलेंट क्लास बोला जाएगा। क्लियर, जैसे कि इसका कोई एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्या है, एक सेट दिया हुआ है ए और रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, किस पर है, ए टू ए पर, ये कोई एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, जैसे वन के लिए, तो इक्विवेलेंट क्लास ऑफ वन क्या होगा, तो वन के साथ कौन कौन रिलेटेड है, वन के साथ ये वन रिलेटेड है, उसके बाद वन के साथ कोई भी रिलेटेड नहीं है। फिर हम इक्विवेलेंट क्लास टू की निकालते हैं, इस सेट के हर एक एलिमेंट की आप इक्विवेलेंट क्लास निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट क्लास ऑफ टू क्या होगा, टू के साथ कौन कनेक्टेड है, टू कनेक्टेड है, और टू के साथ कौन कनेक्टेड है, टू के साथ थ्री भी कनेक्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट क्लास बोलेंगे टू के लिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर में हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट क्लास ऑफ थ्री। अब थ्री के साथ कौन कनेक्ट है, थ्री के साथ थ्री कनेक्ट है, थ्री के साथ टू भी कनेक्ट है, तो इक्विवेलेंट क्लास ऑफ थ्री क्या हो जाएगा, इसके अंदर भी टू और थ्री एलिमेंट आ जाएंगे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट क्लास बोलते हैं, वन की, टू की और थ्री की। मतलब आप कोई एक इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखा है तो जिस सेट पर दिया हुआ है उस सेट के हर एक एलिमेंट की आप क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट क्लास निकाल सकते हैं। अब इस इक्विवेलेंट क्लास पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको मैं बता देता हूँ। क्रॉसपॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट इन ए, मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है देयर इज एन इक्विवेलेंट क्लास, हर एक एलिमेंट की आप क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट क्लास निकाल सकते हैं। जैसे हमने वन के लिए इक्विवेलेंट क्लास निकाला, टू के लिए इक्विवेलेंट क्लास निकाला, थ्री के लिए निकाला, हर एक एलिमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट क्लास से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद एनी टू इक्विवेलेंट क्लासेस आर इधर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट, कोई भी दो इक्विवेलेंट क्लास है वो या तो क्या होगी, बिल्कुल एक जैसी होगी, आइडेंटिकल होगी, या उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे वन और टू, ये दो इक्विवेलेंस क्लास है, इनके अंदर क्या है, कुछ भी आइडेंटिकल नहीं है, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है, डिसजॉइंट है। और टू और थ्री के अंदर कॉमन आना स्टार्ट हुआ तो वो सब कुछ कॉमन आ गया उनके अंदर, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल। तो कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास है वो तो या क्या हो सकती है, आइडेंटिकल हो सकती है, या दोनों क्या होंगी, डिसजॉइंट होगी। डिसजॉइंट क्या होता है, जिनके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंट क्लास फ्रॉम सेट ए। फ्रॉम सेट ए मतलब जितने भी इक्विवेलेंट क्लास हैं उन सभी का अगर कलेक्ट किया जाए, उनका एक सेट बनाया जाए तो वो सेट ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यूनियन करने पर सेट ए बन जाएगा। इन सभी का आप यूनियन करोगे तो वन टू थ्री क्या बन जाएगा, सेट ए बन जाएगा। क्लियर, उसके बाद हम वो करते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं कि अगर आपके पास एक रिलेशन दे रखा है ए टू बी, तो ए के अंदर अगर m एलिमेंट है, बी के अंदर अगर n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, 2 की पावर mn। ये फॉर्मूले एनडीए के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। क्या दिया हुआ है, अगर एक रिलेशन ए टू बी है, ए के अंदर m एलिमेंट हो, बी के अंदर n एलिमेंट हो, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे, 2 की पावर mn। एक रिलेशन अगर ए टू ए है, क्लियर, और ए के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं, 2 की पावर n स्क्वायर। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए टू ए कितने होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसमें, जब ए टू ए हो,
तो उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, और यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। अगर हमें नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालने हैं a टू a, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2। यहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। उसके बाद नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू a विच आर बोथ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ध्यान रखना एंड लिखा हो तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 आएगा। क्या आएगा, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, टू रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों हो तो उसके अंदर n क्या होता है वहां पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट ही। नंबर ऑफ रिलेशन विच आर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, और का मतलब यूनियन, तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव वाले ऐड करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव का क्या होता है, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, सिमेट्रिक का क्या होता है 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2, और माइनस दोनों का कॉमन, एंड वाला कितना था 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2, ये माइनस कर देंगे। द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन विच आर नॉट रिफ्लेक्सिव, वो सिमेट्रिक रिलेशन निकालने हैं जो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं है, ओनली सिमेट्रिक है, तो हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक से कॉमन वाला माइनस कर देते हैं। तो सिमेट्रिक का आता है 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2, इसमें एंड वाला कौन सा है, 2 की पावर n स्क्वायर n माइनस 2, इसको माइनस कर देते हैं। क्लियर, तो ये आपको याद रखने हैं, कुछ फॉर्मूले बताए हैं जो एनडीए के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारी सेट थ्योरी और रिलेशन का पार्ट खत्म होता है, कल हम स्टार्ट करेंगे